हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 2 के अंदर सामान्य विज्ञान को। इससे पहले हम लोग सामान्य झारखंड और सामान्य अध्ययन को स्टडी कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट पेपर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारा जितना ये प्रैक्टिस सेट पेपर है ना, वो आपका उड़ान पब्लिकेशन के बुक से कवर अप किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इसमें आपका टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप जा करके सारे PDF को अच्छे से डाउनलोड करके उसको स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होने पे हर PDF के नीचे उसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। तो देखिए, अगर अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो हम लोग के पास 4 चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे देख के बताना है कि वो कहाँ पे पाई जाती है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो अंतःस्रावी ग्रंथि और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले उत्तक या बोल सकते हो कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण जो है वो करती है। अब आते हैं ग्रंथि पे। अगर बात करते हैं तो आपका पीयूष ग्रंथि हो गया, पेनियल और हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में उपस्थित प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पीयूष ग्रंथि भी इसका हो जाएगा, पीनियल भी हो जाएगा और हाइपोथैलेमस भी हो जाएगा। आ जाइए ऑप्शन में, तो कूट के अनुसार आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कायिक उत्तकों की वृद्धि परिवर्धन की क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो करते हैं, बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कायिक उत्तकों की वृद्धि परिवर्धन और परिधि अंतःस्रावी ग्रंथियों को ना क्रिया करने का नियंत्रण करते हैं ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका पीयूष ग्रंथि, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। तो जी हाँ, इसमें अगर आप देखिएगा तो अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन जो है वो आपका पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। वहीं ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर भी कार्य करता है और उनके सिकुड़ने को प्रेरित भी करता है। साथ ही साथ इसमें एक और टॉपिक आप याद रखिएगा कि मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों के सिकुड़ने और दूध ग्रंथियों से दूध के स्राव को भी प्रेरित करता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ वो हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्नलिखित हार्मोनों में से किसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं आयोडीन के लिए, तो देखिए इसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन होता है। थायराइड हार्मोन से सामान्यतः दर से संश्लेषित किए गए आयोडीन की आवश्यकता जो है वो होती है। दैट मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, आपका थायराइड ग्रंथि हो जाएगा ना। थायराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि पीनियल ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस कथन में से सत्य कथन जो है वो कौन सा है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पहला कथन जो है वो आपका असत्य हो जाएगा और दूसरा कथन जो है आपका सत्य हो जाएगा। पहला कथन में दिया हुआ है कि यह ग्रंथि पश्च मस्तिष्क में स्थित होती है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जबकि दूसरा में है कि इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन हमारे शरीर की दैनिक लय का नियमन करती है। हाँ जी, बिल्कुल करती है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी इसका सही आंसर हो जाएगा ना, केवल 2 सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हार्मोनों के स्रावन में कमी के परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था में शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि में क्या होता है कि ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का भी स्राव करती है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, वो आपका है थाइमोसिन। यहाँ पे गलती से बाइमोसिन हो गया है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे थाइमोसिन होगा ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपातकालीन हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन है, बताइए क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं आपातकालीन हार्मोन या फिर फ्लाइट हार्मोन की, तो वो आपका होता है एड्रिलिन ना। कौन सा ग्रंथि होता है, एड्रिलिन हार्मोन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, बताइए कहाँ होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन जो है वो आपका अंडाशय में होता है, इसे याद रखिएगा ना। देखिए अगर इसमें हम लोग ध्यान देते हैं तो याद रखिएगा कि अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करती है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त अंडाशय जो है वो आपका 2 प्रकार के
स्टेरॉयड हार्मोन समूह का भी उत्पादन करता है, जिन्हें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी कहते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ना कि तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई की, तो वो आपका होता है न्यूरॉन तंत्री कोशिका होता है। कौन होता है? न्यूरॉन तंत्री कोशिका होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके द्वारा होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका सिनेप्सिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सिनेप्सिस के द्वारा होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा की दिशा होती है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा की, तो देखिए किसी भी विद्युत धारा के सतत या बोल सकते हो चालू तथा बंद पथ की विद्युत परिपथ कहते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित है के प्रभाव की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत प्रवाह की दिशा जो है वो माना जाता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर जो आपका पहला हो जाएगा कि परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के दिशा के विपरीत ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि इसके लिए बेसिकली आपका बैटरी तथा सेल अपने संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका रासायनिक ऊर्जा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, बताइए। यहाँ पे आपके पास कुछ दिया हुआ है, आपको 3 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आपका सही है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मात्रक जो है वो आपका एम्पियर नहीं कूलाम होता है। वहीं दूसरा में आपके पास दिया हुआ है कि विद्युत धारा का मात्रक जो है वो आपका एम्पियर होता है। तो ये दोनों आपका गलत दिया हुआ है ना। विद्युत धारा मापने का यंत्र जो है वो एम्पियर होता है, ये आपका सही है। बाकी 1 और 2 दोनों कथन जो है वो आपका गलत है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी केवल 3 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। उपर्युक्त कथन विद्युत धारा के किस नियम से संबंधित है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें नियम की बात करते हैं तो ये नियम आपका ओम का नियम होता है ना। चलिए इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं तो बात करते हैं हम लोग 1827 की। 1827 में जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी विद्युत धारा के तार में प्रवाहित विद्युत धारा जिसे आई बोलते हैं तथा उसके सिरों के विभवांतर जिसे भी बोलते हैं में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होती है, परंतु तार का ताप जो है वो समान होना चाहिए और इसी को बोला जाता है ओम का नियम, जो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है आपका ओम का नियम ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा जो है वो आपका आधी हो जाएगी। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगी ना। इसका बी आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो याद रखिए कि आपका कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसके अतिरिक्त अन्य सभी अधातुएं या बोल सकते हो ठोस या फिर गैस अवस्था में ही पाई जाती है। मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है आपका ब्रोमीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपके पास 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए अगर हम लोग फर्स्ट कथन की बात करते हैं तो इसमें आपके पास दिया हुआ है कि मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। हाँ जी, बिल्कुल पाई जाती है। वही नेक्स्ट है कि क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जाता है।
तो बताइए कौन सा कथन सही है। तो जी हाँ, ये दोनों कथन जो है ना आपका, दोनों कथन आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगता है। बताइए, ये तो बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील प्रदर्शित करती है ना, ये तो सभी को पता है। ये इतनी अभिक्रियाशील है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेता है ना। वहीं इन्हें सुरक्षित या बोल सकते हो संरक्षित रखने के लिए ना, आग रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर जो है वो रखा जाता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम। दैट मीन्स 1 और 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए, आपके पास एनोडीकरण दिया हुआ। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एनोडीकरण की, तो एनोडीकरण एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया होती है। वहीं एल्युमिनियम ऑक्साइड की यह परत उसे संक्षारण से सुरक्षित रखती है ना। वहीं उल्लेखनीय है कि सामान्य ताप पर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत जो है वो चढ़ जाती है। और इसमें आप याद रखिएगा कि ऑक्साइड की एक परत धातुओं को उनके पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित और संरक्षित से उन्हें सुरक्षित रखती है ना, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड की इस परत को ना एनोडीकरण के माध्यम से और भी मोटा किया जा सकता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रोजन अम्ल यानी NH2O के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि बताइए ऐसा क्यों नहीं होता। तो देखिए, सामान्यतः धातुएं जो होती है ना वो आपका अम्ल में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल NH2O के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो है वो आपका एक प्रबल कारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे N2O हो गया, NO हो गया और NO2 हो गया से में अपचयित हो जाती है। अतः इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से बेसिकली हम लोग सामान्य विज्ञान के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 2 से था। इससे पहले जो हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर पढ़े थे ना, जो हम लोगों का DSP की पाठशाला की प्रैक्टिस बुक से था, जिसमें हम लोग टोटल 10 सेट को पढ़े थे और 10 सेट का लिंक जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुका है। वहाँ से जा करके आप सारे क्वेश्चन को, सारे PDF को अच्छे से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होने पे हर PDF के नीचे उसका लिंक भी दिया हुआ है जहाँ से आप वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को लिंक के साथ स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।